Assalamualaikum everyone. I'm sorry for the delay in the class. Okay. Today we will be studying about bacteria. So basically we are done with the pathology portion of your course, more or less, inshallah. And now we are moving on to the microbiology portion of your course. So we will study about the genetics of the bacteria in today's lecture. मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है आप लोगों को? Because I'm not जी sure. मैम। Okay, thank you. So we will study about the genetics of the bacteria. I will be quick because इनमें से कुछ चीज़ें आप लोग अपने उसके अंदर biochemistry के अंदर already पढ़ चुके होंगे. So I hope this will be easy for you. Okay, the genetic material of a typical bacterium, for example, E. coli, consists of a single circular DNA molecule. आप लोगों ने plasmid का नाम ज़रूर सुना होगा, जो एक single circular molecule होता है DNA का. तो जो बैक्टीरिया होता है उसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है दैट इज़ रियली सिंपल. इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ सिंपल सर्कुलर डीएनए. जबकि फॉर एग्जांपल जो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, फॉर एग्जांपल ह्यूमन, उनका जो डीएनए मटेरियल होता है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड जेनेटिक मटेरियल है. उसमें डबल स्ट्रैंडेड हीलिकल स्ट्रक्चर होता है और वो कॉइल्ड अराउंड होता है अराउंड histone proteins, and it is wrapped around the proteins and it is coiled around, and it's a very compact structure referred to as chromatin, जो कि न्यूक्लियस के अंदर पड़ा होता है. जो बैक्टीरिया के अंदर we don't have any nucleus, any specific nucleus. So the DNA material is just lying within the cytoplasm of the bacterium. ठीक है. So bacteria or haploids are in any haploid cells, and any gene that has mutated is therefore not expressed, results in a cell that has lost that trait. So basically haploid इनका जो genetic material होता है bacterium का, दैट इज़ अ हैप्लॉइड जेनेटिक मटेरियल. हैप्लॉइड का क्या मतलब होता है कि अगर फॉर एग्जांपल अगर ह्यूमन बींग्स को मैं एज अ रेफरेंस या एज अनदर एग्जांपल इस्तेमाल करना चाहूँ, तो व्हाट इज़ हैपनिंग इज़ कि जो ह्यूमन बींग्स हैं उनका जो जेनेटिक मटेरियल है दैट इज़ डिप्लॉयड, मीनिंग कि देयर आर 23 पेयर्स ऑफ chromosomes, meaning there are 46 chromosomes within the human body. तो उसके अंदर क्या होता है कि जो 23 पेयर्स का मतलब ये होता है कि फॉर एग्जांपल इफ वी आर टॉकिंग अबाउट क्रोमोसोम नंबर 1, तो देयर आर 2 different copies of chromosome number 1 that are present within the human body that are almost identical to one another. So obviously you will expect कि there अगर for example हम किसी एक पर्टिकुलर, अगर हम वी आर टॉकिंग अबाउट एन इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन इन द ह्यूमन बॉडी, तो उसमें क्या होगा कि एक अगर इफ इट इज़ फॉर एग्जांपल ऑन क्रोमोसोम नंबर 1, तो वो उसकी एक कॉपी पे होगी और दूसरी कॉपी पे भी होगी. तो अगर देयर इज़ अ म्यूटेशन दैट रिजल्ट्स इन द लॉस ऑफ दैट पर्टिकुलर जीन, तो दूसरी जो आपकी क्रोमोसोम की कॉपी है वो कम अज़ कम उसको बना रही होगी और आपके अंदर उस चीज़ की एज सच जो है वो ट्रेट आपका लॉस नहीं होगा. बट हैप्लॉइड सेल का क्या मतलब होता है कि उसके अंदर हर एक पर्टिकुलर जीन का या हर एक पर्टिकुलर क्या कह सकते हैं ट्रेट का एक ही कॉपी प्रेजेंट है. तो दैट्स वाई अगर वो पर्टिकुलर ट्रेट या पर्टिकुलर जीन जो है वो म्यूटेट हो जाएगी, तो व्हाट विल हैपन इज कि वो जो आपका स्पेसिफिक जो उसका ट्रेट था उस जीन से रिलेटेड, दैट विल बी लॉस्ट. So mutations क्या होती हैं ये आप लोगों ने at some point I hope, because I'm also teaching molecular biology, तो उसके अंदर जो है it's we teach it in a lot of detail. I hope all of you have studied it already, but I'll obviously go through it again. So mutation is basically a change in the base sequence of DNA that is usually results in an insertion of a different amino acid into a protein and the appearance of an altered phenotype. ठीक है. So basically होता क्या है कि अभी हमने पिछले लेक्चर में कार्सिनोजेंस के बारे में पढ़ा और हमने कैंसर के बारे में पढ़ा और हमने बताया कि हमने ये लर्न किया कि जो कैंसर था दैट वाज कॉज्ड बाय म्यूटेशंस इन द जीन्स. उसके अंदर बेसिकली म्यूटेशन का मतलब क्या होता है कि आपका जो genetic material है, that is your DNA, that is basically made of
4 डिफरेंट नाइट्रोजनस बेसिस, ठीक है। जो आपका डीएनए होता है उसमें एक शुगर फॉस्फेट बैकबोन होती है, और मतलब जो देयर इज अ डीऑक्सीराइबोज शुगर जिसके साथ फॉस्फेट ग्रुप अटैच्ड होता है, वो शुगर फॉस्फेट बैकबोन बनाती हैं। और 4 जो हैं आपकी नाइट्रोजनस बेसिस होती हैं, दैट इज एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड थायमिन, ठीक है। ये आपकी 4 बेसिस होती हैं इन केसेस ऑफ डीएनए। अब आप लोगों को अगर ये अगर इफ यू रिमेंबर दिस, यू विल आल्सो रिमेंबर कि एक चीज होती है कोडॉन, जो कि 3 नाइट्रोजनस बेसिस जो हैं वो मिल के एक कोडॉन बनाती हैं, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कोडिंग वन स्पेसिफिक अमीनो एसिड, ठीक है। और ये जो अमीनो एसिड्स हैं, when you have the DNA, it is transcribed into RNA, mRNA, and then which is translated into a protein chain. तो बेसिकली व्हाट इज हैपनिंग इज कि जो ये पर्टिकुलर अमीनो एसिड की जो चेन होती है वो एक प्रोटीन बनाती है। तो म्यूटेशन से क्या होगा, फॉर एग्जांपल अगर जो मेरा AUG एक कोडॉन है जो कि मेथियोनाइन को जो है वो कोड कर रहा है, और अगर मेरे पास एक म्यूटेशन होती है जो AUG की जगह जो है वो AUC हो जाती है फॉर एग्जांपल, तो AUC का जो कोड है वो डिफरेंट होगा, तो फिर मेथियोनाइन की जगह आई विल हैव अ डिफरेंट अमीनो एसिड। तो जब ये अमीनो एसिड जो है वो अल्टर होंगे तो बेसिकली उस प्रोटीन के अंदर डिफरेंसेस क्या आएंगे। So there are 3 types of changes that occur in the molecule. One is the base substitution, frame shift substitution, and transposon or insertion sequences. अब ये सारी चीजें होती क्या है, बेस सब्स्टिट्यूशन क्या होती है कि एक पर्टिकुलर बेस, अभी जैसे मैंने आपको बताया कि AUG जो थी दैट वाज कोडिंग फॉर मेथियोनाइन, अगर वो मैं रिप्लेस कर दूं बाय AUC फॉर एग्जांपल, तो व्हाट विल हैपन इज कि उसका जो अमीनो एसिड है जो वो जिसके लिए वो कोड कर रही थी वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो बेस सब्स्टिट्यूशन के अंदर क्या होता है कि वन बेस इज इंसर्टेड इन प्लेस ऑफ अनदर at the time of DNA replication, either because DNA polymerase makes an error or because a mutagen alters the hydrogen bonding of the base, ठीक है। So basically mostly आपके जो base substitution है वो होती है at the time of DNA replication, ठीक है। replication में क्या होता है कि DNA जो है अपने आप को replicate करता है और add करता है नए न्यूक्लियोटाइड्स। तो बेसिकली ये प्रोसेस जो है ये बहुत एफिशिएंट है बट 100% परफेक्ट नहीं है। तो वो क्या करता है कि वो फॉर एग्जांपल उसने सी ऐड करना था और वो जी उसकी जगह ऐड कर देगा, तो वो एक आ जाएगी बेस सब्स्टिट्यूशन के अंदर वो चीज़ आ जाएगी, ठीक है। लेकिन मोस्टली जो है इट प्रूफ रीड्स इटसेल्फ एंड इट रिमूव्स दैट जो मिसप्लेस्ड आपकी बेस होती है और उसको जो है वो ठीक कर लेता है। लेकिन अगर मैंने अभी आपको जैसे हमने कैंसर पढ़ा था तो उसके अंदर वो जो ये जो डिफेक्ट है वो हील नहीं कर पाएगा। एक चीज होती है मिस सेंस म्यूटेशन। मिस सेंस म्यूटेशन का क्या मतलब होता है कि सिंपली एक ऐसी बेस सब्स्टिट्यूशन जो कि जो दैट रिजल्ट्स इन अ कोडॉन दैट इज बेसिकली दैट कोड्स फॉर अ डिफरेंट अमीनो एसिड, ठीक है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि देयर आर 20 डिफरेंट डिफरेंट अमीनो एसिड्स, ठीक है। तो उसके अंदर आपको कोई एक ऐसी बेस सब्स्टिट्यूशन हो जाए, ऑब्वियसली वो जो एक टेबल है जो आई होप आप लोगों ने बायोकेमिस्ट्री में याद किया होगा, बट फॉर माइक्रोबायोलॉजी यू डोंट नीड टू रिमेंबर दैट कि जो है वो AUG किसे कोड कर रहा है और AUC किसे कोड कर रहा है और ये सारी चीज़ें जो थी। तो वो जो है अगर आपके पास एक सिंगल बेस की सब्स्टिट्यूशन होगी तो व्हाट विल हैपन इज कि देयर विल बी अ डिफरेंट अमीनो एसिड दैट विल बी इंसर्टेड, सो दैट म्यूटेशन इज रेफर्ड टू एज अ मिससेंस म्यूटेशन, ठीक है। अब उसी तरह एक चीज आ जाती है नॉन सेंस म्यूटेशन। एक आप लोगों ने आई होप आप यू हैव अ बैकग्राउंड नॉलेज ऑफ स्टॉप कोडॉन एज वेल, जो आपके 3 जो थे UAA, UGA और UAG, these were the 3 codons that result in the stopping of the ट्रांसलेशन प्रोसेस। अगर ये कोडॉन जो है वो आ जाते हैं तो प्रोटीन बनना जो है वो बंद हो जाता है एंड द process of translation stops. तो what is happening in a nonsense mutation is कि जो आपका कोडॉन है दैट इज उसके अंदर ऐसी एक बेस सब्स्टिट्यूशन हुई है जिसकी वजह से एक स्टॉप कोडॉन जो है वो क्रिएट हो गया है। तो लिहाजा ऑब्वियसली यू विल इमेजिन कि अगर एक स्टॉप कोडॉन जो है वो गलती से क्रिएट हो जाएगा
तो what will happen is कि प्रोटीन सिंथेसिस का जो प्रोसेस है that will stop right away, and जो प्रोटीन आपको बना हुआ मिलेगा, फॉर एग्जांपल इफ इट वर 500 अमीनो एसिड्स लॉन्ग, तो वो उसका जो स्टॉप कोडॉन है वो गलती से बिकॉज ऑफ द म्यूटेशन इट इज एट कोडॉन एट पोजीशन नंबर फॉर एग्जांपल 200, तो वो 200 अमीनो एसिड लॉन्ग जो है वो प्रोटीन आपको मिलेगा, दैट इज ऑब्वियसली अ शॉर्टर प्रोटीन, और शॉर्टर प्रोटीन जो होगा दैट इज नॉट एबल टू कैरी आउट इट्स फंक्शन नॉर्मली, ठीक है। एक चीज होती है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में क्या होता है कि फॉर एग्जांपल अगर आप एक या दो नाइट्रोजनस बेसिस जो हैं वो ऐड कर दो, तो व्हाट विल हैपन इज कि पूरे का पूरा जो आपका कोड था, पूरे का पूरा जो आपका ऑब्वियसली एक कोड चलता आ रहा है ना, सारा का सारा जो कि कोडॉन्स जो हैं वो कोड जो आपका जो थ्री थ्री के अमीन नाइट्रोजनस बेसिस के उससे जो है वो आपका एक एक कोडॉन बनता आ रहा है। तो अगर आप ऐड कर दोगे दो या एक बेस, या आप रिमूव कर दोगे दो या एक बेस, तो क्या होगा कि पूरा का पूरा जो रीडिंग फ्रेम है वो सारा का सारा जो है वो चेंज हो जाएगा, और जो अमीनो एसिड्स इनकॉर्पोरेट होंगे इनटू द ग्रोइंग चेन ऑफ द पेप्टाइड, दे विल बी ऑल ऑल्टर्ड, सारे के सारे अमीनो एसिड्स जो हैं वो सारे के सारे चेंज हो जाएंगे, और जो आपके पास जो प्रोडक्ट होगा वो आपका बहुत ही बिल्कुल ही एक ऑल्टर्ड सा प्रोडक्ट होगा। अभी जैसे हमने मिससेंस म्यूटेशन के बारे में पढ़ा है, तो व्हाट विल हैपन इज कि सिंपल एक जो आपका एक अमीनो एसिड जो है वो ऑल्टर होगा, और उस पूरी की पूरी चेन के अंदर एक डिफरेंट अमीनो एसिड जो है वो प्रेजेंट होगा। लेकिन जो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशंस होती है ये बहुत लीथल होती हैं, और सबसे ज़्यादा डेंजरस टाइप्स ऑफ म्यूटेशंस जो हैं वो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशंस होती हैं। तो व्हाट विल हैपन इज कि इसके अंदर जो है कि पूरे का पूरा जो आपका वो क्या कहते हैं मतलब कि पूरा का पूरा ही जो प्रोटीन है वो ऑल्टर्ड होगा, और उसका जो है उसकी सारा का सारा जो हिसाब किताब है वो ख़राब हो जाएगा। Okay, transposons क्या होते हैं कि occurs when transposons or insertion sequences are integrated into DNA, they can cause profound changes in the genes into which they are inserted or in the adjacent genes. So there is something that we refer to as transposons, जो कि जो कि portions of genetic material होते हैं जो that insert themselves into the डीएनए, और ऑब्वियसली ये फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशंस की तरह ही एक चीज होगी कि आपके पास जो है एक नई सीक्वेंस जो है वो इंसर्ट हो चुकी है इनटू द डीएनए दैट इज रिस्पांसिबल फॉर कॉजिंग डिलीटीरियस इफेक्ट्स फॉर द ऑर्गेनिज्म, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली म्यूटेशंस का जो एक बताया गया है कि इस तरह से होगा, तो क्या क्या जो है नॉनसेंस म्यूटेशन क्या होती है, मिससेंस म्यूटेशन क्या होती है। सो साइलेंट म्यूटेशन क्या होती है, बेसिकली दिस इज मिससेंस का आपको पता होना चाहिए, जिसके अंदर सिंपल एक बेस सब्स्टिट्यूशन से आपका अमीनो एसिड चेंज होता है। नॉनसेंस क्या होती है कि एक बेस सब्स्टिट्यूशन की वजह से आपका अमीनो एसिड चेंज होके एक स्टॉप कोडॉन जो है वो आपका जो बेसिकली जो आपका एक स्टॉप कोडॉन बना देता है, और आपका जो प्रोसेस है वो ख़त्म हो जाता है। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन से आपका बेसिकली आपका ऐड कर देते हो जो क्या कहते हैं अमीनो नाइट्रोजनस बेसिस, या आप रिमूव कर देते हो, जिसकी वजह से आपका जो पूरा फ्रेम है वो शिफ्ट हो जाता है। साइलेंट म्यूटेशन क्या होती है कि देखो, अगर आप लोगों को याद हो थोड़ा बहुत बायोकेमिस्ट्री से, तो एक पर्टिकुलर अमीनो एसिड को दो तीन जो कोड्स होते हैं वो कोड कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर वी हैव लाइजीन एक अमीनो एसिड है, तो उसको लाइजीन को अगर मैं सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है, लाइजीन को फॉर एग्जांपल कोड कर रहा होगा CUT, और GUT भी उसको कोड कर रहा होगा, ठीक है। तो अगर सिर्फ और सिर्फ C और C जो है वो रिप्लेस हो जाता है बाय G, तो पूरा का पूरा वो अमीनो एसिड जो है वो लाइजीन ही आएगा, तो उसे पता नहीं चलेगा कि ये म्यूटेशन हुई है कि नहीं हुई है। तो दैट इज बेसिकली अ साइलेंट म्यूटेशन। Okay, so mutations can be caused by chemicals, radiations, and viruses. Chemicals क्या होते हैं? Chemicals act in several different ways. They can alter the base, so form a bond with the wrong base. Some are analogs to bases. Some cause frame shift mutations. ठीक है?
सो बेसिकली केमिकल्स क्या कर सकते हैं, या तो वो जो है वो बेस को अल्टर कर देते हैं, तो लिहाजा जो है उसकी बॉन्डिंग जो है वो डिस्टर्ब कर देते हैं। कुछ ऐसे होते हैं कि वो बेस की तरह दिखते हैं और वो सारा जो उसके साथ बॉन्ड बना लेते हैं रॉन्ग बेसिस के साथ, और कुछ जो है वो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशंस जो हैं वो कॉज करते हैं। सो रेडिएशंस क्या करते हैं कि एक्सरेज हैव हाई एनर्जी एंड डैमेज द डीएनए इन थ्री वेज: breaking the covalent bonds, providing producing free radicals and altering the electrons in the bases, ठीक है। सो रेडिएशंस का मोस्टली जैसे जो यूवी रेडिएशंस थी वो क्या करती हैं कि अगर आपके पास दो एडजेसेंट थायमीन की बेसिस पड़ी हुई हैं, नाइट्रोजनस बेसिस टी टी, तो वो क्या करेंगी कि वो एक एबनॉर्मल बॉन्ड बना देंगी टी और टी के दरमियान में, जिसको आप थायमीन डायमर कहोगे या पायरामिडीन डायमर कहोगे। और वो जो डायमर है वो आपका बेसिकली जो है वो डैमेज क्रिएट करेगा डीएनए के अंदर, और उसकी जो अब आपकी आगे प्रोसेसिंग है, उसकी ट्रांसक्रिप्शन है, ट्रांसलेशन है, उसके साथ वो डिस्ट्रप्शन क्रिएट करेगा, ठीक है। और इसके अलावा जो है एक्सरेज जो हैं वो फ्री रेडिकल्स भी प्रोड्यूस करती हैं। Ultraviolet radiations has lower energy and cause cross linking of adjacent pyrimidine bases to form dimers and so are unable to replicate properly. This is, I have already mentioned it. So X-rays basically have high energy, ठीक है, और जो UV rays होते हैं they have low energy, ठीक है। Effects of viruses क्या है कि bacteriophage causes a high frequency of mutations. Mutations in various genes can occur, either frame shift mutations or deletions, ठीक है। Bacteriophage basically it's a type of virus that infects the bacterial cells, ठीक है। उसको वो जो है that is responsible for causing deletions or frame shift mutations. So conditional lethal mutations क्या होती हैं? They can be useful in vaccines. The word conditional indicates that mutation is expressed only under certain condition. Most important are the temperature sensitive mutations. So basically these are the mutations that occur under specific conditions. लिहाजा the term conditional is being used. For example, अगर आप temperature की बात करो कि अगर temperature conditional जो mutations हैं, these organisms can replicate at a very low permissive temperature, example 32 degrees Celsius, but cannot grow at a higher restrictive temperature, 37 degrees Celsius. So बेसिकली क्या हो रहा है कि जो आपकी 32 टू फॉर एग्जांपल 37 डिग्री सेल्सियस है, ये एक रेंज है that is causing the that is responsible for causing mutations. अगर उसको 32 से कम ले जाओगे या उसको 37 से ज़्यादा ले जाओगे तो वो mutations cause नहीं कर सकता. So this is an example of the conditional mutations, ठीक है. Okay, now we are talking about the transfer of DNA within the bacterial cells, कि आपस में जो bacterial cells हैं उनके अंदर जो है वो कैसे जो है वो ट्रांसफर होता है उनका जो जेनेटिक मटेरियल है. सो द ट्रांसफर इज इम्पॉर्टेंट फॉर कॉजिंग, जो अभी आप लोगों ने पढ़ा होगा एट सम पॉइंट एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के बारे में. तो बेसिकली जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस आती है वो सारी की सारी आती है बाय मींस ऑफ ट्रांसफरिंग द जेनेटिक मटेरियल. अगर फॉर एग्जांपल एक बैक्टीरियम ने एक्वायर कर ली है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, तो व्हाट विल हैपन इज कि वो बैक्टीरियम जो है अपना जो वो रेजिस्टेंस की जो जीन्स होंगी वो ट्रांसफर करेगा टू द अदर बैक्टीरिया, और वो जो है इसी तरह जो है देयर विल बी सो मेनी डिफरेंट बैक्टीरिया जो कि उसको रेजिस्टेंस जीन को एक्वायर कर लेंगे. सो दिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जो ट्रांसफर ऑफ डीएनए है, और ऑब्वियसली इन द बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन एज वेल, ठीक है. ट्रांसपोजोन्स जो होते हैं ये ट्रांसफर करते हैं डीएनए फ्रॉम वन साइट ऑन द बैक्टीरियल क्रोमोसोम टू एन अदर साइट और टू अ प्लाज्मिड. It is done by synthesizing a copy of the DNA and inserting a copy at another site in the bacterial chromosome or plasmid. So basically transposon proteins ने क्या करना है कि उन्होंने एक पर्टिकुलर साइट से बैक्टीरिया की क्रोमोसोम से जो है वो ट्रांसफर करना है जेनेटिक मटेरियल टू एन अदर साइट, ठीक है. फॉर एग्जांपल जो है उसने ऑब्वियसली वो कैसे ये ट्रांसफर करेगा, उस पर्टिकुलर रीजन की डीएनए की एक कॉपी बनाएगा और उसको जो है वो इंसर्ट कर देगा ऑन टू एन अदर साइट, या प्लाज्मिड के अंदर जो है वो इंसर्ट कर देगा, ठीक है.
The transfer of DNA within the bacteria can also occur by programmed rearrangements. These gene rearrangements account for many of the antigenic changes seen in gonococci and some other bacteria. It consists of a movement of a gene from a silent storage site where the gene is not expressed to an active site where transcription and translation occurs. ठीक है? So basically rearrangement का क्या मतलब होता है कि एक जो डीएनए है विद इन अ पर्टिकुलर बैक्टीरियम वो रीअरेंज हो रहा है. सो बेसिकली व्हाट इज हैपनिंग इज के जो प्रोग्राम रीअरेंजमेंट्स के अंदर द डीएनए इज बीइंग मूव्ड फ्रॉम वन region where it is stored and it is not being transcribed and it is not being expressed, but वो एक ऐसी जगह पे जाके जो है वो मतलब रीअरेंज हो जाएगा जहाँ वो एक्सप्रेस हो रहा है, ट्रांसक्राइब हो रहा है और ट्रांसलेट हो रहा है. Okay, so transfer of DNA between the cells. So these were two different processes that were occurring for the transfer of bacteria within a particular bacterium. ठीक है, ट्रांसफर ऑफ डीएनए विदिन अ पर्टिकुलर बैक्टीरियम. ठीक है, उसके अंदर आपके पास एक थी चीज ट्रांसपोसोम्स जिसके अंदर जो है बेसिकली बैक्टीरियम ने कॉपी बनानी थी उस एक पर्टिकुलर एरिया की और उसको जो है वो ट्रांसफर करना था ऑन टू एन अदर रीजन और ऑन टू अ प्लाज्मिड. और दूसरी चीज थी आपकी प्रोग्राम्ड रीअरेंजमेंट जिसके अंदर उसने बेसिकली क्या करना था कि उसने एक पर्टिकुलर एरिया से जहां वो जीन एक्सप्रेस नहीं हो रही उसको वहां से उठा के जो है रीअरेंज करना था ऑन टू एन अदर एरिया जहां वो जीन एक्सप्रेस होगी. So these were basically two processes of transfer of DNA within a particular bacterium cell. तो अब आपके पास जो नेक्स्ट चीज आती है दैट इज द ट्रांसफर ऑफ डीएनए बिटवीन द बैक्टीरियल सेल्स. उसके अंदर आपके पास थ्री मेथड्स हैं: कॉन्जुगेशन, ट्रांसडक्शन एंड ट्रांसफॉर्मेशन. और ये जो हैं काफ़ी हाई यील्ड टॉपिक्स हैं और ये जो हैं वो अक्सर एज मेडिकल स्टूडेंट्स जो हैं यू टेंड टू फॉरगेट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज थ्री. सो from a medical viewpoint, the two most important consequences of DNA transfer are antibiotic resistance genes are spread from one bacterium to another primarily by conjugation. ठीक है, जो antibiotic resistance की जो genes हैं वो transfer होंगी by means of conjugation. Several important exotoxins are encoded by bacteriophage genes are transferred by transduction. ओके, सो बैक्टीरियोफेज जो है वो कॉज करेगा जो एक्सोटॉक्सिन्स जो इनकोड करता है आपका बैक्टीरियोफेज वो ट्रांसडक्शन से जो है वो ट्रांसफर होती हैं. सो वी हैव बेसिकली कॉन्जुगेशन, ट्रांसडक्शन एंड ट्रांसफॉर्मेशन. कॉन्जुगेशन में क्या होता है कि इसके अंदर क्या होता है कि अ सूटेबल डोनर सेल रेफर टू एज द मेल, इट कम्स नियर अ रेसिपिएंट सेल दैट इज रेफर टू एज अ फीमेल, establishes a direct cell-to-cell contact and transfers the genetic material. Plasmids are most frequently transferred by conjugation. Plasmids can also mobilize portions of chromosome for transfer. ठीक है, तो इसके अंदर जो मोस्टली कॉन्जुगेशन के अंदर जो प्लाज्मिड्स हैं वो मूव होंगे, लेकिन इट कैन ऑल्सो कॉज द मूवमेंट ऑफ सम portions of the DNA, the chromosomal DNA as well. This is mediated by a fertility or F factor which is carried on the plasmid. Sex pilus is responsible for the attachment of the donor cell and recipient cell in the bacterial conjugation mating process. So basically what is happening is कि देखो ये आपका जो था basically this is a process of conjugation. इसके अंदर क्या हो रहा है कि basically this is for example the female cell and this is the male cell. So what will happen is that these two will come together and this is the formation of a sex pilus. पिलाए जो होते हैं वो बनते हैं और उस ये जो this the genetic material in red that is being transferred to the female cell or once the process is complete, so these cells जो हैं they separate. So this is what is happening. So this cell with the sex pilus is the male and without the sex pilus is the female bacteria. So इसके अंदर क्या होगा कि जो fertility factor होता है, जो F factor होता है, वो आपका encoded होता है on a plasmid और जो the bacterium that has the F factor वो जो है वो express करेगा आपका पिलाई जो एक्सप्रेस करेगा, जो पिलस है वो एक्सप्रेस करेगा.
और जब वो जो है पिलस वो दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द अटैचमेंट बिटवीन द donor and the recipient cells, और जो process होगा that is obviously the bacterial conjugation, जिसको आप as a mating process जो है वो भी कहते हो. So इसके अंदर क्या क्या चीज होगी कि transfer of antibiotic resistance can occur by conjugation. We have already studied that. Transfer of drug resistant plasmid is called R factor. तो जो बेसिकली अगर एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का जो जीन है या एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का जो एरिया है वो ट्रांसफर हो चुका है, तो दैट इज बेसिकली अगर वो उसको आप ट्रांसफर करोगे तो दैट इज रेफर टू एज द आर फैक्टर. दिस अकर्स वाया सेक्स पिलस फ्रॉम द मेल डोनर सेल टू द female recipient cell. ठीक है, so I have already explained this diagram to you people. So this is the again the simple conjugation. इसके अंदर क्या हो रहा है कि अगर ये चीज एक प्लाज्मिड है, सो डोंट कंफ्यूज योरसेल्फ कि बैक्टीरियल क्रोमोसोमल डीएनए और जो प्लाज्मिड्स होते हैं वो क्या होते हैं. ठीक है, जो क्रोमोसोमल डीएनए होता है वो एक सिंगल सर्कुलर पीस ऑफ डीएनए होता है जो कि ये है. ठीक है, जो रेड में पड़ा हुआ है. और प्लाज्मिड्स क्या होते हैं, ये भी सर्कुलर पीसेस ऑफ डीएनए ही होते हैं, लेकिन ये अलग से पड़े होते हैं विद इन द बैक्टीरियल सेल. और ये जो है ये रिलेटिवली जो है दीज आर स्मॉलर देन द मेन क्रोमोसोमल जो डीएनए होता है. तो अगर इसके अंदर हम ट्रांसफर कर रहे हैं ऑफ दिस पर्टिकुलर प्लाज्मिड, तो इट विल दिस विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ ये एफ पॉजिटिव सेल है जो जिसके ऊपर जिसके पास फर्टिलिटी फैक्टर है, और ये जो है एफ नेगेटिव सेल है जिसके पास फर्टिलिटी फैक्टर नहीं है. सो बेसिकली दिस इज द मेल सेल एंड दिस इज द फीमेल सेल, and this will result in the formation of a sex pilus, जिसकी वजह से there will be a transfer of the plasmid, और जो प्लाज्मिड जो है वो ट्रांसफर होके जो है वो इस सेल के अंदर भी आ गया है. सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ सिंपल कॉन्जुगेशन. ठीक है, सो येट अगेन दिस इज जस्ट another way of stating कि इस बेसिकली ऊपर वाली सारे प्रोसेस के अंदर. सो अगर अगर ऐसा प्लाज्मिड जो है वो ट्रांसफर हुआ है जो कि एफ फैक्टर को या फर्टिलिटी फैक्टर को इनकोड करता है, तो यू विल हैव बेसिकली दैट सेल जो एफ नेगेटिव सेल था इनिशियली वो भी एफ पॉजिटिव सेल जो है वो बन जाएगा. ओके, just wait for a second. So the above diagram is basically representing the transfer of a plasmid, and the lower diagram is basically representing the transfer of the portion of the chromosomal DNA of the bacterium. इसके अंदर देखो ये जो plasmid है this is basically the chromosomal DNA, और ये जो है ये plasmid है, ये जो है that is being transferred. बट इसके अंदर जो है ये आपका जो पूरा ये पोर्शन था क्रोमोसोमल डीएनए का, ये जो है उसके अंदर से एक पर्टिकुलर जो जीन है वो उतर के आके जो है दैट इज बीइंग ट्रांसफर्ड. सो दिस इज बेसिकली conjugation. Transduction क्या होती है? Transduction is basically phage mediated. In transduction, genetic material of the donor bacterial cell is enclosed in a bacterial virus, that is the phage, the bacteriophage virus, and transferred onto the recipient cell. ठीक है, देखो conjugation के अंदर it was easy. ठीक है, a male and female bacterium results in the formation of a pilus and results in the transfer of the genetic material from the male to the female. ठीक है, अब आगे आ गया आपका ट्रांसडक्शन का प्रोसेस. उसके अंदर आपके लिए आपको बैक्टीरियोफेज जो एक वायरस होता है वो चाहिए होता है. वो क्या करेगा कि वो जो है वो बैक्टीरियल डीएनए जेनेटिक मटेरियल को इनक्लोज करेगा और ट्रांसफर करेगा ऑनटू द रेसिपिएंट सेल. So there are two types of transduction. One is the generalized transduction and the other is the specialized transduction. Generalized transduction में क्या होगा कि it occurs when the virus carries a segment from any part of the bacterial chromosome. It occurs because the cell DNA is fragmented after phage infection and pieces of DNA of the same size as the viral DNA are incorporated into the virus particle at a frequency of about 1 in every 1000 particle. कुछ अगर आपको थोड़ा बहुत याद हो
बैक्टीरियोफेज के बारे में। बैक्टीरियोफेज जो होता है वो इन्फेक्ट करता है बैक्टीरियल सेल्स को, और क्या कराता है कि वो अपने जब अपना मटेरियल रिलीज करता है इनटू द बैक्टीरियल सेल, वो जो बैक्टीरिया का जो डीएनए होता है या बैक्टीरिया का जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसको जो है वो फ्रेगमेंट करता है इनटू सो मेनी डिफरेंट पीसेस। सो व्हाट विल हैपन इज कि जो जनरल ट्रांसडक्शन है उसके अंदर वो जब वो इन्फेक्ट कर रहा है बैक्टीरियम को, उसके उसके जो जेनेटिक मटेरियल के जो है वो मल्टीपल पीसेस जो है वो कर रहा है, तो वो क्या करेगा कि उसमें से एक पर्टिकुलर पीस जो है वो अपने अंदर जो है वो ले लेगा, और वो जब जाके किसी और बैक्टीरियम को इन्फेक्ट करेगा तो वो क्योंकि वो इंसर्ट करता है अपना जेनेटिक मटेरियल इनटू द बैक्टीरियम, तो वो जब इंसर्ट करेगा तो ऑब्वियसली इट विल बी कैरिंग a particular piece of DNA from the previous bacterium that it infected। ठीक है, तो उसके अंदर क्या होगा कि उसके अंदर जो है वो कोई भी एक पर्टिकुलर एरिया जो है, सेगमेंट जो है डीएनए का, वो अपने अंदर जो है इनगल्फ कर लेगा और उसको जो है वो ट्रांसफर कर देगा। तो hence the term generalized is being used। स्पेशलाइज में क्या होता है कि जो जब बैक्टीरियोफेज व्हेन द बैक्टीरियल वायरस डीएनए दैट हैज integrated into the cell DNA is excised and carries with it an adjacent part of the cell DNA। ठीक है, सो देखो वायरसेस का आप लोगों को पता होना चाहिए कि वायरसेस का बेसिकली मसला क्या होता है। वायरस क्या करते हैं कि आते अपना जेनेटिक मटेरियल जो है होस्ट सेल के अंदर इंटीग्रेट करते हैं और उसको डैमेज करते हैं और चले जाते हैं। ठीक है, तो ये सारा काम है वायरसेस का। तो जनरलाइज ट्रांजैक्शन के अंदर क्या हो रहा था कि वो आया था, उसने जो जेनेटिक मटेरियल था अपने होस्ट सेल का उसको मल्टीपल पीसेस में जो है उसने फ्रेगमेंट किया था। तो उसने ऑब्वियसली अपना जेनेटिक मटेरियल भी उस वक्त इंसर्ट किया था इनटू द होस्ट सेल, बट वो अब क्या करेगा कि वो कुछ ना कुछ अपना जेनेटिक मटेरियल वापस लेके जाएगा, कुछ ना कुछ जो है वो होस्ट का जेनेटिक मटेरियल वापस लेके जाएगा। तो अगर वो कोई एक रैंडम फ्रेगमेंट उठा के जो है वो वापस लेके जा रहा है तो वो है जनरलाइज ट्रांसडक्शन। ठीक है, बिकॉज वो रैंडम फ्रेगमेंट जो है अब उसके जेनेटिक मटेरियल का पार्ट हो चुका है, और अब वो जब नेक्स्ट बैक्टीरियम को इन्फेक्ट करेगा तो वो कर देगा उस पर्टिकुलर जेनेटिक मटेरियल को इनटू द नेक्स्ट बैक्टीरियम। बट स्पेशलाइज में क्या होगा कि जो है बैक्टीरियोफेज आया, उसने अपना जेनेटिक अपना डीएनए या अपना आरएनए जो है वो इंसर्ट किया इनटू द होस्ट सेल, वो इंटीग्रेट हो गया होस्ट सेल के अंदर। और अब जब बैक्टीरियोफेज जो है वो वापस जाएगा तो वो क्या करेगा कि सिर्फ ना ही जो उसका अपना पोर्शन था डीएनए का वो लेगा, बल्कि उसके जो कुछ एडजेसेंट साइड्स हैं जो कि असल में बैक्टीरियम के डीएनए का पार्ट है उसको भी रिमूव करके अपने अंदर ले जाएगा और उसको कैरी करेगा इनटू ऑनटू द नेक्स्ट बैक्टीरियम। ठीक है, phases of transduction में क्या होगा, the transduction happens through either the lytic cycle or the lysogenic cycle। If the lysogenic cycle is adopted, the phage chromosome is integrated by covalent bonds into the bacterial chromosome, where it can remain dormant for thousands of generations। ठीक है, जैसे मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन किया है कि वो अपना जो जेनेटिक मटेरियल है वो इंटीग्रेट कर देता है into the host genetic material। If the lysogen is induced by UV light, for example, the phage genome is excised from the bacterial chromosome and initiates the lytic cycle which culminates into lysis of the cell and releases the phage particle। The lytic cycle leads to the production of a new phage particle which are released by the lysis of the host। ठीक है, सो देखो अगर जो लाइजोजेनिक फेज होता है उसके अंदर क्या होता है कि वो अपना जो बैक्टीरियो फेज होता है दैट इंसर्ट्स इट्स जेनेटिक मटेरियल इनटू द होस्ट सेल जो कि बैक्टीरियम है, वो क्या करेगा, वो वहाँ पे इंटीग्रेट करेगा अपना जेनेटिक मटेरियल इनटू द होस्ट सेल एंड इट कैन रिमेन देयर फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। ठीक है, थाउजेंड्स ऑफ जनरेशंस। बट व्हाट हैपेंस इज कि अगर फॉर एग्जांपल इफ इट इज इंड्यूस्ड, अगर वो इंसर्ट हो चुका है और वो उधर पड़ा हुआ है और उसको कोई एक पर्टिकुलर फॉर एग्जांपल एक इंड्यूसिंग फैक्टर मिल गया है, फॉर एग्जांपल यूवी लाइट, उसने उसको इंड्यूस कर दिया है, तो बेसिकली क्या होगा कि जो उस पर्टिकुलर
जो उस फेज का जो जेनोम था वो एक साइज होगा फ्रॉम द बैक्टीरियल क्रोमोसोम और इनिशिएट कर देगा लिटिक साइकिल को। अब वो लाइजोजेनिक साइकिल से बाहर आ चुका है और लिटिक साइकिल जो है वो ओरिजिनेट होना शुरू हो गया है, जिसके अंदर इवेंचुअली जो है वो लाइसिस होगा ऑफ द बैक्टीरियल सेल और जो जो फेज पार्टिकल्स जो हैं वो रिलीज होंगे। तो इसके अंदर जो है आपके नए फेज पार्टिकल्स बनेंगे जो कि रिलीज होंगे आफ्टर द लाइसिस ऑफ द होस्ट। अब उनके अंदर जो है वो जेनेटिक मटेरियल जो होगा उसके अंदर पोर्शन होंगे ऑफ द बैक्टीरियल जेनेटिक मटेरियल एज वेल। और जब वो जो नए बैक्टीरियोफेजेस हैं वो एक नए बैक्टीरियम को अटैक करेंगे तो ऑब्वियसली वो प्रीवियस बैक्टीरिया का जो जेनेटिक मटेरियल था वो भी ट्रांसफर करेंगे। ठीक है। सो देखो फेज का जो डीएनए है वो डबल स्ट्रैंडेड है। फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ कि फेज ने बेसिकली इट अटैचेस टू द होस्ट सेल एंड इंजेक्ट्स इट्स डीएनए। ये बैक्टीरियल क्रोमोसोम पड़ा हुआ है। ठीक है। अब क्या होगा कि उसने जो है इंजेक्ट कर दिया यहाँ पे अपना। अब ये है लाइजोजेनिक साइकिल एंड दिस इज द लिटिक साइकिल। ठीक है। सो लेट्स वॉक थ्रू दिस एंड लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग। ओके। So what is happening is कि this was the bacteriophage, this is the virus जो कि infect करेगा bacterial cell को। ठीक है। उसने अटैच किया onto the host cell और इंजेक्ट कर दिया अपना डीएनए into the host cell। नेक्स्ट अप व्हाट वी हैव इज कि जो फेज डीएनए है वो क्या करेगा कि वो सर्कुलराइजेज एंड एंटर्स द लिटिक साइकिल और द लाइजोजेनिक साइकिल। ठीक है। वो लिटिक साइकिल की तरफ जा सकता है या वो लिटिक साइकिल की तरफ जा सकता है या लाइजोजेनिक साइकिल की तरफ जा सकता है। है। उसके बाद क्या होगा कि यहाँ पे अब नए न्यू फेज डीएनए एंड प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड एंड असेंबल्ड इनटू वायरियंस। ठीक है। अब यहाँ पे आके उसने जो है वो बैक्टीरियल सेल को एक जगह यूज किया जहाँ वो एक न्यू अपनी जो प्रोजेनी है वो बना सके। और वहाँ पे जो है वो बेसिकली व्हाट विल हैपन इवेंचुअली इज के द सेल विल लाइज एंड रिलीज द फेज वायरियन। बट मोस्टली क्या होगा कि जो है लाइजोजेनिक फेज के अंदर जो है वो बैक्टीरिया वो जो जेनेटिक मटेरियल है वो लाइजोजेनिक फेज के अंदर चला जाएगा। इसके अंदर क्या होता है कि जो फेज डीएनए होगा वो इंटीग्रेट करेगा विद इन द बैक्टीरियल क्रोमोसोम बाय रिकॉम्बिनेशन एंड बिकम्स अ प्रोफेज। ठीक है। लाइजोजेनिक बैक्टीरियम रिप्रोड्यूसेस नॉर्मली। अब ये जो इसका जेनेटिक मटेरियल था वो इंसर्ट कर चुका है अपने उसके अंदर बैक्टीरियम के क्रोमोसोम के अंदर। और वो जो है बैक्टीरिया जो है वो नॉर्मली जो है वो मल्टीप्लाई करता जा रहा है और वो लाइजोजेनिक साइकिल के अंदर जो है पड़ा हुआ है। Occasionally, the prophase makes size from the bacterial chromosome by another recombination event initiating a lytic cycle. ठीक है। So basically these two cycles are connected. What is happening is कि this is the first step. अब second step जो है वो ये होता है उसके अंदर फिर वो integrate करता है into the host cell। होस्ट सेल के अंदर इंटीग्रेट करके फिर क्या करेगा कि वो मल्टीप्लाई होता रहेगा। लेकिन अगर आपके पास कोई इंडक्शन है कोई फॉर एग्जांपल यूवी रेडिएशन आ गया तो वो क्या करेगा कि वो सेपरेट होगा फिर अपने आप को मल्टीप्लाई करेगा और फिर जो है वो सेल की लाइसिस इंड्यूस करा के जो है वो सो मेनी अदर वायरियन पार्टिकल्स आर रिलीज्ड आउट ऑफ द सेल। तो अगर जो आप फॉर एग्जांपल एक ने इन्फेक्ट किया था तो एट द एंड यू आर हैविंग 5 डिफरेंट वायरियंस। सो दिस इज जस्ट टू मेक योर माइंड्स क्लियर कि इसके अंदर जो है वो प्रोलिफरेट भी करता है विद इन द बैक्टीरियल सेल जिसको वो इन्फेक्ट कर रहा होता है। Okay, so this is yet again another diagram illustrating the same thing, the lytic cycle and वही चीज़ें जो हैं बार बार जो हैं वो बताई जा रही हैं। अटैचमेंट ऑफ द फेज टू द इकोलाई, इंजेक्शन ऑफ द फेज क्रोमोसोम। ये फेज क्रोमोसोम आ गया, ब्रेक डाउन ऑफ द बैक्टीरियल क्रोमोसोम्स बाय फेज स्पेसिफिक एंजाइम्स। उसने उसको ब्रेक डाउन कर दिया है। देन रेप्लिकेशन ऑफ द फेज क्रोमोसोम्स यूजिंग बैक्टीरियल मटेरियल्स एंड फेज एंजाइम्स। Expression of the phage genes to produce phage structural components, assembly of the progeny phases of phage particles. So basically ये जो diagram है ये lytic phase को जो है वो illustrate कर रही है और इसके अंदर जो है we can learn in detail के what is happening के ये जो है अपने आप को multiply कैसे करता है। वो क्या करता है कि अपना genetic material है insert करता है फिर वो host के genetic material को fragment करता है into so many different pieces।
फिर वो होस्ट का जो है बैक्टीरिया जेनेटिक मटेरियल को यूज़ करता है और अपने जेनेटिक मटेरियल को भी यूज़ करता है तो इवेंचुअली फॉर्म उसकी जो असेंबली के जो पार्टिकल्स होते हैं और उससे वो जो है अपने आपको बेसिकली रेप्लिकेट कर लेता है इनसाइड द बैक्टीरियल सेल और उसको जो है होस्ट सेल को किल करके उसका लाइसिस करवा के जो है रिलीज हो जाता है. So I know this is a bit tough, लेकिन inshallah when you view these diagrams, this one and this one is helpful. I will delete this one before sending it to you people. I'll do it right now just because this doesn't really make any difference. So quickly, let's learn about transformation. It's the transfer of DNA itself from one cell to another cell. There are two methods. Let me see kitna lamba hai because we are done with the time. Okay, so we can complete this later in the later lecture because this seems to take time. ठीक है? So because time up हो चुका है. अगर किसी को कोई questions है तो you can ask, otherwise you can leave. Because I will mark attendance for all of you people today. ठीक है? Ma'am, can you please explain silent mutation? मैम हाँ जी हाँ जी. अच्छा silent mutations. एक सेकंड. हाँ जी. क्या? असेसमेंट प्लान आपने अभी तक नहीं बताया मैम. अच्छा मैं एक सेकंड साइलेंट म्यूटेशंस बता दूं उसके बाद मैं बताती हूँ. ठीक है? ओके साइलेंट म्यूटेशंस एक हमने मिस सेंस पढ़ी है एक हमने नॉन सेंस पढ़ी है. आई होप आपको उनके बारे में पता होगा चल गया होगा क्लियर. ठीक है. साइलेंट म्यूटेशंस के अंदर क्या होता है कि फॉर एग्जांपल आपका एक अमीनो एसिड है जिसको हम लाइजीन कहते हैं. ठीक है. या आप आर्जिनिन ले लो. देयर आर सो मेनी डिफरेंट अमीनो एसिड. ट्रिप्टोफैन ले लो, टायरोसिन ले लो, एक कोई भी पर्टिकुलर अमीनो एसिड ले लो. हम टायरोसिन लेते हैं फॉर एग्जांपल. ठीक है. अब टायरोसिन क्या होगा कि टायरोसिन को ऑब्वियसली कोडॉन की आपको कॉन्सेप्ट आई होप समझ आ गया हो कि देयर आर थ्री combination of three different nitrogenous bases that code for a single amino acid. ठीक है. तो उसमें क्या होगा कि फॉर एग्जांपल अगर मेरे कोडॉन है CUT. ठीक है. और वो कोड कर रहा है लाइजीन के लिए. मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ असल में ऐसा नहीं होता. ठीक है. CUT के लिए अगर CUT जो है वो लाइजीन के लिए कोड कर रहा है. ठीक है. तो what will happen is कि there will be another code for example CUG जो कि लाइजीन के लिए ही कोड करेगा. तो अगर आपकी बेस सब्स्टिट्यूशन होती है अगर आपकी म्यूटेशन होती है जो कि CUT को CUG से रिप्लेस करेगी. एक आपकी जो T है वो G से रिप्लेस हो रही है. तो अगर वो एक आपकी सिंगल बेस सब्स्टिट्यूशन हो रही है बिकॉज ऑफ ए म्यूटेशन लेकिन उसके उसके रिजल्ट में आपके पास आपका जो एंड रिजल्ट है वो क्या आ रहा है कि फॉर एग्जांपल आपका टायरोसिन अमीनो एसिड ही वो आ रहा है उस जगह पे. तो जो अमीनो एसिड बेसिकल जो कोडॉन होता है देयर आर सो मेनी डिफरेंट कोडॉन्स दैट कोड फॉर अ सिंगल अमीनो एसिड. तो जो अमीनो एसिड आपने ऐड करना है वो सेम होगा. तो इट वोंट मेक अ डिफरेंस टू द प्रोटीन. ठीक है. कि अगर कोडॉन जो है दैट इज कोडिंग फॉर द सेम अमीनो एसिड तो इवेंचुअली जो है देयर विल बी नो डिफरेंस. ठीक है. I hope this Okay, ma'am. makes it Thank clear. you. Okay, thank you. So for assessment plan, you people are left with, I hope 15 to 20%. So I think taking a Viva is a good option once I'm done with your lectures. So I hope कि next week तक आपके lectures खत्म हो जाएंगे. तो बता दो कि if Viva is a good option or not. लेकिन क्योंकि आई डोंट वांट टू डू प्रेजेंटेशंस दे डोंट मेक सेंस. आप लोग ऑलरेडी मुझे 2 असाइनमेंट सबमिट करा चुके हो जिसकी आपकी बहुत अच्छी खासी वेटेज है. आप लोगों की क्लास पार्टिसिपेशन दैट इज आल्सो योर अटेंडेंस उसकी अच्छी वेटेज है. बट अगर जो आपके जो 15 to 20% जो रह गए हैं तो आई वांट टू टेक अ वाइवा जो सिर्फ बेशक पैथोलॉजी से दे दो मुझे. माइक्रोबायोलॉजी नहीं ऐड करेंगे. सो just let me know if it's a good idea because presentations मैं नहीं लेना चाह रही हूँ. doesn't make sense. वीडियो प्रेजेंटेशन दे हाँ जी. देना. कोई टॉपिक दे दे. इस 2 वाइवा हो जाएंगे. फिर वैसे बच्चों से पूछ लें. 2 वाइवास कौन से हो जाएंगे मैम मैम फाइनल सेशनल वाइवा आएगा ना. तो देखो आपने इस पूरे सेशन के अंदर ना कोई क्विज दिया है. मतलब
मतलब ऑनेस्टली स्पीकिंग अभी मुझे पता है आप लोगों ने एक दफा भी ना आप लोगों ने बुक पढ़ी होगी, ना आप लोगों ने लेक्चर्स पढ़े होंगे, ना आप लोगों ने स्लाइड्स देखी होंगी, मुझे पता है, ठीक है, आई नो दैट। इफ आई वर इन योर प्लेस मैं भी यही करती शायद। सो इट्स नॉट समथिंग आउट ऑफ द ऑर्डिनरी जो हुआ है, बिकॉज अगर एक चीज हो ही नहीं रही है, आपकी एग्जाम्स ही नहीं हो रहे हैं, आपकी क्लासेस सारी ऑनलाइन है जिसमें आपको पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है, तो दिस इज नेचुरल। बट द थिंग इज कि अगर अभी आप लोग थोड़ा सा पढ़ लोगे, हम चैप्टर्स जो है कम इंक्लूड कर देंगे, तो एटलीस्ट आप लोग वो तो पढ़ लोगे ना, एंड में सारी चीजें पढ़नी पड़ेंगी फिर। 5 to 7 lectures Yes, कर ma'am. दे, 7 lectures minimum तो कर लें वाई। हाँ ठीक है, मैं लेक्चर्स कम कर देती हूँ। वी कैन डू 8 लेक्चर्स, ठीक है, 8 लेक्चर्स कर लो, 8 to 10 लेक्चर्स, आई विल डिसाइड कि क्या करना है। लेकिन प्लीज ये इस तरह से कर लो, बिकॉज देखो प्रेजेंटेशन बना लोगे टाइम उतना ही लगेगा, कोई एक दिन तो लग ही जाता है प्रेजेंटेशन बनाने में। प्रेजेंटेशन बना लोगे मुझे दे दोगे, सेम है, चाहिए कोई फर्क जो नहीं ये है। वाली वाइवा होगा ना, ये 8 जनवरी के बाद रखें। हमारी 3 से 4 प्रेजेंटेशन है 7 जनवरी तक। नो मैम, 8 जनवरी के बाद ना रखें क्योंकि फाइनल वाइवा स्टार्ट हो जाएंगे हमारे। ये फाइनल वाइवास कब आपके? फरवरी में नहीं होना एग्जाम आपका? मैम नो मैम, हो रहे हैं मैम जनवरी के। मैम हाँ महीन जी, शाह ना, उन्होंने बोला था कि 22 जनवरी से पहले पहले सब कुछ आप लोगों ने Yes. खत्म करना फेब में होंगे। है। असेसमेंट है कि आपके, फिर हमें नहीं पता आपका क्या, जो भी है ना अपनी टीचर से मतलब सारा कुछ सेशनल के पूरे करें आप। तो 60% 22 आपका जनवरी में भी 22 दिन है, 60% नहीं है, 40% है आपके सेशन। 40% तो मुझे लगता है कि वाइवा इज अ गुड ऑप्शन फॉर अ 20%, डजंट जी हार्म मैम। एनीवन। मैं फर्स्ट 10 लेक्चर में से ना दे दीजिएगा लेक्चर वाइवा के लिए। क्या क्या? मैंने कहा वाइवा के लिए मैम फर्स्ट 10 लेक्चर में से एक दे दीजिएगा। हाँ, मैं लेक्चर्स कम दे दूंगी, 10 जी लेक्चर्स मैम, दे थैंक दूंगी। मैम काइंडली थैंक फिर यू। लेक्चर कंफर्म कर दें ताकि हम प्रिपरेशन कर लें, क्योंकि आगे फिर हमारी प्रेजेंटेशंस है। यार मैं फर्स्ट 10 लेक्चर्स आप लोगों को ना अभी भेज देती हूँ कि जिनमें से आपने तैयारी करनी है, ठीक है? मैम 10 मेरे जनवरी के पास बाद है, ग्रुप में रखिएगा। भेज देंगे हम। क्या? 10 जनवरी के बाद रखिएगा हमारे बाकी भी वाइवा। ओके, हाँ ठीक है, अभी तो मुझे सिलेबस खत्म करना है, मैं आई कंप्लीट द सिलेबस फर्स्ट, और फिर लेट मी सी 10th जैन ओके, मैं अभी निकाल के ओके आप लोगों को भी बता दूँगी। ओके मैम। 10th January is basically on Sunday, तो 11th को दे दो या फिर 14th को दे दो, 14th या 11th को, बिकॉज ऑब्वियसली मुझे वाइवास लेने में भी टाइम लगेंगे, मैं सब बच्चों के इकट्ठे नहीं ले सकती। तो एक डेढ़ 1 hour 15 minutes में मैं 5 मिनट से ज़्यादा वाइवा नहीं लेना, आई टेक अ शॉर्ट वाइवा। तो उसके अंदर आई हैव 70 स्टूडेंट्स, सो इफ आई टेक 5 minutes for each student तो क्या बनता है? खैर मैं कैलकुलेट करूंगी इसको। तो 11th को मैं स्टार्ट कर देती हूँ, ठीक है? 11, 14, 18 and 21, these would be 4 days, ठीक है? मेक सेंस? Okay, ma'am. मैम इस टाइमिंग में ही रखेंगी या फिर कोई और? नहीं, इसी टाइमिंग में, इसी टाइमिंग में, ठीक है मैम। ठीक है? तो मैम ग्रुप वाइवा हो गया इंडिविजुअल? क्या? इंडिविजुअल होगा एक ओके। मतलब अगर जैसे फॉर एग्जांपल मैंने 20 बच्चे, हाँ जी, किस डेट को लेंगी आप? 11th 14th और उससे आगे जो भी मंडे और थर्सडे बनेगा, योर लेक्चर का टाइम जो भी है, ठीक है? 11th से ऑनवर्ड्स। मैम हमारे टोटल कितने लेक्चर्स हैं? यार इसके जो हिसाब से तो आप लोगों के 26 लेक्चर्स हैं, लेकिन पता नहीं मैम अभी मेरे कम ख्याल कर से दें, बहुत मुझे ज्यादा हो जाएंगे। आई नो इट्स लॉन्ग, हम सिलेबस कम पता कर नहीं दें। बीच में माइक्रोबायोलॉजी भी डाली हुई है। मैम सिलेबस थोड़ा कम कर।
यस मैम, थोड़ा सा कम कर दें। सिलेबस कम कर दो। सिलेबस में कैसे कम करें? पैथो 2 में मैम पढ़ लेंगे आप मैम। कर ज्यादा सकती हैं मैम। लेंथी लेक्चर्स भी पैथो के हैं। क्या? मैम बहुत ऑलरेडी लेंथी है लेक्चर्स, किसी सब्जेक्ट के इतने नहीं है जितने पैथो के हैं। यस तो मैम। सबसे ज्यादा मुश्किल काम मैं ही पढ़ा रही हूँ ना, फिर मेरा भी तो सोचो। आप कहीं सोच रहे हैं कि यार काइंडली चिल आप करो, कम क्या कर दें, है? इजी रहेगा। ठीक है मैम, नहीं पढ़ते। पढ़ो पढ़ो। नहीं मैम ठीक है। पढ़ते हैं, मतलब ये है कि लिमिटेड कर लेंगे। लिमिटेड लिमिटेड ही है ऑलरेडी। अभी लिटरली आप लोगों ने पैथोलॉजी पढ़ा नहीं है अभी, मतलब जो मैम जनरल, ये ये तो अभी जनरल बिल्कुल पैथोलॉजी। मैम लिमिटेड 16-17 बहुत लेक्चर ज्यादा हो गए हैं, पढ़ा हुआ है। नहीं, मीनिंग के अभी मतलब जो असल में जो रॉबिन्स वाली पैथोलॉजी होती है वो पढ़ते हुए बंदे लिटरली नाइट में है। मैम उसके लिए 1 तो भी साल ये तो भी तो मुश्किल होता है नहीं ना, है। जो एनुअल प्रॉफ्स के लिए। यार हम तो अपना यस मैम। हाँ डॉक्टर्स नहीं वैसे बन दिस रहे। इज अ गुड पॉइंट। हाँ ये भी मैंने नहीं सोचा वैसे। हम तो 1 साल पढ़ते हैं पूरा का पूरा। यस मैम। तो तो हमें मैम 2 हमारे माह में करवानी होती है, 2 से 3 माह में। उसमें भागा दौड़ी लगी होती है, तो मैम बुक तो पढ़ने का बिल्कुल टाइम नहीं मिलता। स्लाइड्स ही रीड कर लें, वो हाँ भी ये बड़ी गलत बात है, ये गलत बात है, ये गलत बात है वैसे। आई सपोर्ट यू पीपल। बहुत शॉर्ट दे दिस इज रॉन्ग। 4 ऊपर से नंबर। आप लोगों की वो भी नहीं हुई ना, छुट्टियां भी नहीं हुई। दिस इज सो बैड। मैम जी छुट्टियां भी मैम, नहीं सो होती। रॉन्ग एट सो मेनी लेवल्स। बिल्कुल मैम। यार मैम स्लाइड दुनिया सेंड के कर दो। हर कोने में छुट्टी हो गई है, हर कोने में जी छुट्टी मैम हो मैम। गई हमें है, छुट्टियां सिर्फ आप होती ही लोगों नहीं। को नहीं मैम होती। आप हमें ज्यादा फील करवा रही हैं। तो समर वेकेशन होती है सेमेस्टर के मुझे बाद खुद बस। इतना फील हो रहा है, मुझे खुद इतना ज्यादा फील हो रहा है। मैम हमें मुझे भी फर्स्ट छुट्टियां टाइम जो चाहिए फर्स्ट थी। ईयर था ना, तब बड़ा फील हुआ था। अब तो हमारा हो गया, थोड़ा सा अडेप्ट हो गए हैं अब तो। यस अब आदत हो गई है। यार वैसे दिस इज बैड। हमें भी 10 दिन के ही के बावजूद हम लोगों को 10 दिन छुट्टियां मिलती थी। ये मैम तो इस गलत बेस पे बात आप है। ना लेक्चर छोड़ दें 5-6, यस मैम। खुद ही छुट्टी कर लें। मेरा इतना दिल चाह रहा है मैम अब। जो अच्छा वाइवा में ले रही माइक्रोबायोलॉजी है, शुरू कर दी, इसमें से मैं क्या छोड़ सकती हूँ? मैम मैम इससे मैम कम जो आप माइक्रोबायोलॉजी वाइवा में इम्पोर्टेंट है। ले रही है ना, उनको छोड़ दें आगे के लिए। अच्छा, ये ना नई टीचर को पास आके ना सारे बच्चे बहुत स्कीमें लगाते हैं। उनको लगता है ये जो नई टीचर मैम है, कुछ 2 ना महीने छोड़े, तो पढ़ाएगी, इन्होंने मैम बाद बाद में ऐसे नहीं पेशेंट को मैम, आपका होता नहीं नाम है। देना है। हमारा माइंड नहीं है ऐसा मैम। नहीं इंशाल्लाह मैं वाइवा अगर मैंने लिया तो, बिकॉज अभी कुछ पता नहीं है। कुछ लोग कोई और बंदा भी वाइवा ले सकता है, कुछ ये भी क्या होता है बात हुई डिपार्टमेंट मैम? के अंदर। यार मैम मैंने ऐसे नहीं तो नहीं SCP4 होता। पढ़ाया था और मैम ऐसे नहीं होता मुझे एक मैम, और किसी रिसोर्स SCP पर्सन को ही लेता वाइवा है। दे दिया था। मैम फिर तो बहुत नहीं मुश्किल ना, हो जाएगा। मैं अच्छा मैम फिर शायद क्यों एससीपी मुश्किल हो में होता जाएगा? हो, फिर लेकिन इसमें तो नहीं होता। मैम लेती रिसोर्स अल्लाह जो करे टीचर ऐसा ही हो। लेते हैं, लेकिन उनके साथ कोई और भी होता है ना। ये ऑनलाइन मैम सिस्टम में उसका तो हाँ तो नहीं पता इसलिए मेरी चलेगा नाक फिर। ना कटवाना। नो मैम। मैम काइंडली मैम आप फिर आप नाक खुद ही ना सिलेबस कटवाना कोशिश कम चाहिए। कर करें, हम दें। वैवा नहीं दे सकेंगे किसी और को। तो आप मुझे कैसे दोगे? आप लोग तो मुझसे भी नहीं, मुझे मैम नहीं देखा हुआ। आपको हम क्या दे पता मैं देंगे कितनी मैम, स्ट्रिक्ट हम हूँ क्या? आपको खुद पता है को ना दे ये देंगे, कैसे हम पढ़ा है खुद से। हमने। मैम लेकिन मैम हम आपसे दे पढ़ तो देंगे। रहे हैं क्या? ना। हाँ मैम ये तो आपको है। पता है ना हमारा कि कैसे कर रहे हैं हमका। क्या? मुझे अच्छी तरह पता है। आपकी क्लास से तो मुझे इतनी ज्यादा चिढ़ है कि मैं बता भी नहीं। कुछ बच्चा कुछ बच्चा में मुझे इतना ज्यादा गुस्सा है कि मैं वो भी नहीं बता सकती। लेकिन मैं वो नहीं, वाइवा में मैं वो ऑब्वियसली मैम नहीं वो 8 करूँगी। बजे की वजह से है। यस मैम। क्या? मैम मेरी वजह से तो नहीं है। नहीं 8 हाँ बजे जी की मैम, वजह से इसी पे मुझे भी सबका 8 बजे गुस्सा उठना निकाल बहुत दो। मुश्किल लगता है। मुझे इतना यस मुश्किल लगता मैम है 8 सिर्फ बजे कि मैं 8 बता नहीं बजे की सकती। क्लास है। नेक्स्ट क्लास है, प्लीज स्टॉप कर दें, सिलेबस कम कर दें, फिर मैं लीव कर। अच्छा ठीक है, आप अभी लीव कर दो, सिलेबस तो कम नहीं होने वाला। आप जाओ, मैंने आपको मना किया। मैम मैंने सिलेबस ना कम करे, बाद में इन्होंने पेशेंट के साथ आपका ही बोलना है। क्या? किसके साथ? पेशेंट को इन्होंने कहना कि हमें ये डिजीज नहीं बढ़ाई थी। हाँ वही ना, इसलिए चलो भागो आप सारे। सिलेबस नहीं कम मैम जो होगा। आप फर्स्ट टाइम मैम जो फर्स्ट टाइम लेक्चर्स का वाइवा ले रही है ना, आप इसको ना ऐड करें आगे। क्या मतलब ना ऐड करूँ आगे? मतलब ये मैम कि एक बार वाइवा हो गया ना, आगे फिर बाद वाइवा। में फाइनल में ऐड कीजिएगा। अच्छा मतलब ये तो मेरे ऊपर थोड़ी डिपेंडेंट होता है।
नहीं मैम, ये दूसरी मैम इस तरह यस कर रही मैम, ये हैं। आप पे डिपेंडेंट है ना, मतलब मैम एक ये बार आप पे वाइवा आपने डिपेंड फर्स्ट है 10 में से आप ले लिया है, वाइवा अगले में आप ना कैसे ऐड कीजिएगा ये वाले लेक्चर्स। जी मैम, ऐसे सिटी की ही मैम होगा। इस तरह ही कर रही हैं। जी ऐसे ही मैम इस करता है तरह कर मैम। रही हैं मैम। मैम ऐसे हमारी सारे बाकी टीचर्स टीचर्स ऐसे भी कर करते रही हैं। हैं। पहले भी ऐसे ओहो, करते हैं। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं पूछूंगी मैम पूछूंगी। पूरा पूरा सिलेबस मैम नहीं आप ऐड काइंडली होता। ना पूछिएगा, उनको ये याद हो जाए। यस मैम, नहीं हमने बता दिया ना, अब आप रहने दें, पूछे ना। हमें मैम पता है 5वां अच्छा सेमेस्टर है, उसकी अच्छा, नर्सरी मैम मैं आप में इस इनमें तरह ही इतनी पूछिए करते कैसे हैं। बेवकूफ होता हूँ है। ना, नोट हो मैं। मैं इतनी बेवकूफ हूँ आपकी बातें नहीं मैम कर आप आप रही हूँ पूछ पूछिए मान रहा कैसे हूँ। लीजिएगा, होता है। मैक्सिमम टीचर्स ऐसे ही करते हैं, मतलब थोड़ा थोड़ा करके यस किसी मैम ऐसे चैप्टर के होता है, क्विज ले लेते हैं, किसी लेक्चर्स के वाइवा मिनी ले लेते हैं, तो बाद फिर में उसको फाइनल्स में बाद नहीं में नहीं ऐड ऐड करते करते वो एंड में। लेक्चर। मैम आप बेशक पूछ अच्छा लीजिएगा ठीक किसी है, टीचर से, हाँ वो जी, आप कम कर पूछ यस लीजिएगा। मैम पूछ लें आप। चलो ठीक है। चलिए मैं तो आप एक देखो मेल मेरी वगैरह बात पूरी सुनो, कर मेरी दीजिएगा बात सुनो। जिसमें ना अगर मैं जी 10 लेक्चर्स जो हैं वो आप लोगों का वाइवा ले रही हूँ, ठीक है, इट मीन्स कि वो आप लोग तैयार कर रहे हो, ठीक है। मैम अब आप फाइनल में जो है मैं एक ले रही हूँ और एक को एग्जामिनर ले रहा है, इट मीन्स कि वो 10 लेक्चर्स जो हैं आपके अच्छी तरह तैयार हुए हैं। तो आप लोगों के लिए ज्यादा अच्छी बात नहीं है कि आप लोग अच्छी तैयारी वाला जो एक चीज है वो आपके वाइवा में अगर आ जाएगी, जो आसान चीजें हैं वो आपसे पूछी जाएंगी तो वो हो जाएंगी। मैम पर इनका 26 मतलब ये इस तरह लेक्चर्स से में भी से सोचा करो 10 ना। भी मैम दोबारा लेकिन रिवाइज सिर्फ करना 26 बहुत लेक्चर मुश्किल है। कंप्लीट करने होंगे ना। हाँ जी मैम, रिवीजन ही मैम बहुत चलो मुश्किल हो है। जाएगा यार, आखिरी एग्जाम वाले डे पे सारी चीजें याद हो जाती है, इसलिए फिक्र ना करो, चिल करो चिल। मैम बहुत टफ है। ठीक है मैम, चिल करते हैं, आप कोशिश कीजिएगा अच्छा ग्रेड दीजिएगा बस। यस मैम, लास्ट यार पे नहीं, यही बात है। आई एम मैम हम भी पढ़ लीनियंट रहे हैं टीचर, मैम, मुझे ये पता है, बात नहीं मैं है खुद पढ़। में एग्जाम दे रही हूँ ओके मैम, थैंक यू आजकल। सो मच। मेरा खुद एग्जाम है, मैं आजकल पढ़ रही होती हूँ, तो इंशाल्लाह आई नो दैट, इसलिए फिक्र ना करो। थैंक यू तो मैम। मैम मैम ओके मैम थैंक यू, जैसे अल्लाह बच्चे हाफिज। क्लास में सोए रहते हैं इस तरह फिर सोए रहेंगे। नहीं मैम को चलो पता है, जो ओके उठे होते हैं बाय। उन्हीं को देंगे। हाँ, उठे वालों का मुझे अच्छी तरह पता है, आई नो दैट, और जी जो सोए मैम। हुए उनका भी अच्छी तरह पता है, और जो कभी तशरीफ लाने के जिन्होंने हिम्मत ही नहीं की उनका भी अच्छी तरह पता है, इसलिए आई नो एवरीवन रियली वेल। यस मैम। मैम काइंडली फिर आप वाइवा के बस लेक्चर्स लेकिन कर दीजिएगा कि कितने यस मैम लेक्चर। आवा के क्या मैंने लेक्चर सेंड बता दें। मैंने सेंड कर दी है बेटा जी, आपके कहने से पहले ही, पता नहीं क्या मैम कह थैंक रहे ओके हैं। मैम। सेंड। ओके चलो, अल्लाह हाफिज। ओके अल्लाह हाफिज मैम। अल्लाह हाफिज मैम।